हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल iOS प्रिंट में। और आज हम पढ़ेंगे जो हमने RO का एग्जाम पेपर हम पढ़ रहे थे, जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर चल रहा था उसके बारे में 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। एंड आज हम पढ़ेंगे 81 क्वेश्चन से। तो 81 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन में है, तो आप सब इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। As per Article 300 of the Constitution of India, the legal name of the Government of India is। भारत के जो संविधान है, जो 300 अनुच्छेद है के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके आगे हैं, द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या भारत। अगर हम बात करते हैं, बात किस चीज की करेंगे, हम बात करते हैं कि 300 आर्टिकल की, तो इसका नाम क्या है, द यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें चलते हैं हम इसके नोट में कि इसके नोट में क्या लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार जो आर्टिकल 300 है उसके अनुसार क्या है कि भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। ठीक है, इस संविधान के प्रारंभ में जो स्टार्टिंग है, पर यदि ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है, तो उन कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। तो आपको इसका आंसर पता चल गया। तो आर्टिकल 300 में क्या है, द यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्या है, भारत की सरकार का कानूनी नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग, अगर वित्त आयोग की बात करते हैं, वित्त आयोग है हमारे 280 आर्टिकल में, और इसमें ये भारत को, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। यह कैसा निकाय है, ये भी पूछा जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत ये तय किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया कि क्या है, हमारा जो वित्त आयोग है वो कौन से अनुच्छेद में है, वो हमारे 280 अनुच्छेद में है। ठीक है, इसका दायित्व की बात करते हैं। इसका मुख्य दायित्व क्या है कि इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों के वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना। ठीक है, उनके बीच करों के बंटवारे की संतुति करना तथा राज्यों के बीच करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना। क्वेश्चन बनता है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन होता है 1951 में। अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, तो बताएं। अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 27 नवंबर 2017 को 15वां वित्त आयोग का गठन श्री एन.के. सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए किया गया। तो कौन है, एन.के. सिंह ने किया गया। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग। कि भारत की संसद को कानूनी निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। ऑप्शन है, भारत का संघ, भारत के प्रदेश, उपप्रदेश, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों एवं उनकी संपत्ति। ठीक है, तो हमारे जो 83 क्वेश्चन है कि बताना है
कि कानूनी निर्माण के लिए भारत की संसद को निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। किसके लिए प्राप्त है? ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये? हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये तीनों के लिए ही प्राप्त है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसका नोट जान लेते हैं कि भारत की संसद भारतीय संघ तथा भारत के प्रदेश उप प्रदेश के लिए कानूनी निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए कानून बनाना है या विधियां बनाना है। इसके पास संघ सूची पर तथा अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। ठीक है, वैसे दो में बना सकती है, जैसे संघ सूची और हो गया हमारा अवशिष्ट विषय पर। अब लेकिन अगर समवर्ती सूची के विषय पर भी विधि वो बना सकती है अगर विवाद होता है। अर्थात इस स्थिति में क्या होगा? अर्थात इस स्थिति में संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगा। विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए संसद कानून निर्माण करती है। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो हमारा तिरुपति नहीं था, जबकि इंदौर भी था, सूरत भी था, विजयवाड़ा भी था। ठीक है, जबकि इंदौर जो है वो फर्स्ट स्थान पे था, सूरत द्वितीय स्थान पे, विजयवाड़ा तृतीय स्थान पे। देखो इस रिपोर्ट के अनुसार पढ़ते हैं। 3 सबसे स्वच्छ शहरों में तिरुपति शामिल नहीं, इंदौर फर्स्ट, सूरत सेकंड, विजयवाड़ा थर्ड। यह समारोह स्वच्छ अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित किया गया, जो स्वच्छ भारत अभियान शहरी पिछले 7 वर्षों में शहर की उपलब्धियों का उत्सव है और स्वच्छ भारत अभियान शहरी 2.0 के माध्यम से स्वच्छता के अगले चरण में नए जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए शहरों और नागरिकों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इंदौर को लगातार 6 वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान प्राप्त हुआ। 6 सालों से हमें जो इंदौर है उसे क्या मिल रहा है? सम्मान मिल रहा है सबसे स्वच्छ शहर का। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं 85 नंबर के, कि 85 नंबर में क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये है, Which reference to Lake Victoria in Africa? Which of the following statement is are correct? अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह झील चारों देशों से घिरी हुई है या अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है? ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर वन नॉर सेकंड। तो इसका आंसर है, अब क्वेश्चन क्या था कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील, कौन सा कथन सही है? यह झील 4 देशों से घिरी है, तो ये गलत है। और दूसरा है यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। इसके बारे में पढ़ते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तथा दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है, जबकि इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है। इसे डार्विन के
ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसके? डार्विन के। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इस झील से निकलती है। यह झील विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के मीठे पानी की फर्स्ट झील हो गई सुपीरियर, सेकंड हो गई हमारी कौन सी? विक्टोरिया। ये आया आपको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है। रमेश आगे से 8वें स्थान पर है। रोहित उन दोनों के बीच में है। तो पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? बताइए। चेक करते हैं इसका आंसर कैसे होगा। तो पहले इन्होंने बोला लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है। तो 9वें स्थान पर सोहन है। तो यहाँ पे पीछे से है, ये है 9वें स्थान पर कौन? सोहन। फिर बात करी किसकी? फिर बात करते हैं रमेश आगे से 8वें स्थान पर है। ये 9वें स्थान पर है, ये 8वें स्थान पर कौन है? रमेश है। रोहित उन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो ये 8वें में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। तो अगर ये यहाँ पे सोहन है तो इनके बीच में टिक करते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4 मतलब जो हमारे कौन व्यक्ति है? रोहित। रोहित जो है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब क्या है? रमेश आगे से 8वें स्थान पर, रोहित उन दोनों के बीच में है। तो पंक्ति में खड़े लड़कों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो अब यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हो गए। और एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे ये है, करा तो इन्होंने ऐसे ही है। तो रमेश ये है और सोहन 9वें स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें में कौन है? रमेश है। 9वें में कौन है? सोहन है। यहां से यहां तक 90 में है। अब टोटल लड़कों की संख्या बतानी थी। रोहित ये है, रोहित मध्य में हो गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो टोटल जो हो गए, टोटल बॉयज कितने हो गए? टोटल बॉयज हैं हमारे पास 10। तो इसका आंसर क्या आ गया? 10। इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which reference to trade, which of the following statement is are correct? व्यापार के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है या केवल मांग पक्ष से संबंधित है। व्यापार की बात कर रहे हैं हम। तो जब व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार की बात में क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन था कि यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोनों का ही करेगी क्योंकि व्यापार है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ओनली फर्स्ट। आगे चलते हैं इसके बारे में। सामान्यतः व्यापार से आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। भाई खरीदना भी है, बेचना भी है। व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त होते हैं?
एंटीबायोटिक्स हमारे होते हैं बैक्टीरिया से। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त हैं। ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, वे औषधियां प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने करी? हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। और जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन आदि भी इन्होंने खोजा है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी एंटीबायोटिक्स के नाम थे। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? मक्का, नर मंजरी निकालना, मूंगफली, खूंटी बनना, काबुली चना, किल्ले निकालना और तम्बाकू शीर्ष कीर्तन। तो इसका आंसर चेक करते हैं। जब इसमें क्या बताना है? सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा है? मक्का, नरमंजरी निकालना, मूंगफली खूंटी बनाना, तम्बाकू शीर्ष कीर्तन। काबुली चना में किल्ले नहीं निकलते हैं। किल्ले निकलने वाली फसलें गेहूं, धान, जौ और मक्का है। आगे चलते हैं। Which one of the following country was not part of exercise Sea Dragon 2022 that started in the Pacific Ocean in January 2022? कि कौन सा देश जनवरी 2022 में प्रशांत महासागर में शुरू हुआ युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं था? ऑप्शन है भारत, जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया। तो इन चारों का ऑप्शन में बताना है कि कौन सा शामिल नहीं था। तो सी ड्रैगन की बात करते हैं। जनवरी 2022 में प्रशांत महासागर के गुआम में शुरू हुआ युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया की नौसेनाएं शामिल हुई। फिलीपींस इसमें शामिल नहीं था। कौन कौन शामिल थे? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया। सी ड्रैगन की बात करते हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे प्रशांत क्षेत्र में पारिवारिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया। यह एक वार्षिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी, शिव कुमार बटालवी। तो कौन नहीं था? तो शिव कुमार बटालवी नहीं था। शिव कुमार बटालवी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे। वो रोमांटिक कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं आरती, लाजवंती, लूना, अलविदा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का। विच रेफरेंस टू अलास्का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अलास्का के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। यह यूएसए का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। यह तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस तथा मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है। अमेरिका ने इस क्षेत्र को वर्ष 1867 में रूसी साम्राज्य से महज $7.2 मिलियन करोड़ में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
Who among the following was appointed as the 10th chairman of the Indian Space Research Organization in January 2022? जनवरी 2022 की बात करते हैं तो किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया? तो ऑप्शन है PLN राजू, वी हरिप्रसाद, सी जगन्नाथ या डी एस सोमनाथन। तो आपने 10वें अध्यक्ष के रूप में ये बड़े चर्चित भी रहे। तो एस सोमनाथ को जनवरी 2022 में इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एस सोमनाथ एक एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक हैं। इन्होंने KC-1 का स्थान लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंटली, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है अल्पसंख्यक से, OBC से, दिव्यांग से, महिला, SC और ST से। तो स्टैंड अप इंडिया महिला, SC और ST से संबंधित है। इनका उद्देश्य क्या है कि उद्यमिता को बढ़ावा देना है और 2016 से ये प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था कि बैंक की प्रत्येक शाखा में कम से कम एक SC और एक ST व एक महिला उद्यमी द्वारा ग्रीन फील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान किया जाता है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। 95 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम South Asia attended the Summit for Democracy hosted by the President of the United States of the America in December 2021 कि 2021 में जो USA के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल हुए? तो कौन कौन से देश शामिल हुए? भारत, नेपाल और मालदीव, ये तीनों देश शामिल हुए। चेक कर लेते हैं एक बार। दिसंबर 2021 में USA के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के सम्मेलन में दक्षिण एशिया के 4 देशों को बुलाया गया, जिसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव शामिल है। हालांकि पाकिस्तान की तत्कालीन इमरान खान सरकार ने इस वार्ता को उपस्थित होने से इनकार कर दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि लोकतंत्र को नवीनीकृत करना, निरंकुशता का सामना करना और इसके अंतर्गत मुक्त एवं स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना, भ्रष्टाचार से लड़ना, लोकतांत्रिक सुधारों को मजबूत करना जैसे लक्ष्यों को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन है MET, SET और TET को क्रमशः क्या लिखा जाता है? 52, 76 and 80. The MAT, SAT and TAT are coded as 52, 76 and 80. तो इसमें क्या है कि पैट का जो है कोड बताना है कि पैट का कोड क्या होगा। पैट की बात कर लेते हैं। अब क्या है, कैसे इसे सॉल्व करना है? देखो ये वाले इसमें देख लो इसका आंसर कि मैट पहले A to Z आपको ये पता आना चाहिए, ABCDEFG नंबरिंग आनी चाहिए, ABCDEFGHIJKLMNO ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लो। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर कौन J है तो 10 में आता है, K है 11 में, L 12 में, तो ये चीज पता होनी चाहिए। फिर क्या है, जैसे इसमें M कौन से नंबर पे आता है? M आता है 13 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे। ठीक है, अब क्या किया, इन दोनों को 13 और 5 को हमने करा ऐड। ठीक है, जब हमने 13 और 5 को ऐड किया तो हमारा क्या आ गया? 18। इसमें हमने क्या किया, 18 में
4 की मल्टीप्लाई कर दी -20 जो कि लास्ट में t की वैल्यू है। ठीक है, तो 18 4 जा 72 ये लिखा है, 72 में 20 माइनस कर दिया 52 आ गया, तो ये नंबर सही हो गया। ऐसे ही दूसरा नंबर है, सेट की वैल्यू दे रखी थी 76, सेट में फिर से S 19 में है, E 5 में है, T 20 की वैल्यू है 19 और इन दोनों को ऐड कर लिया तो क्या आ जाएगा 24 इंटू 4 माइनस 20 मल्टीप्लाई किया 96 माइनस 20 76 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या है, हमें निकालनी है टैट की वैल्यू। टैट की वैल्यू निकालनी थी, टैट की भी दे रखी थी शायद, तो टैट T 20 में है, E 5 में है, T हमारा फिर 20 में है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करा, 4 से मल्टीप्लाई करी, 20 से माइनस कर दिया। ठीक है, पैट में भी देख लो 16 और 5 को ऐड कर दिया। ठीक है, और ऐड करने के बाद हमने 4 से मल्टीप्लाई और 20 से माइनस, तो आंसर क्या आया 64, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? ठीक है, कुत्ता है, खरगोश है, गिबन है, भेड़ है। Which among the following was the first successfully cloned animal? क्लोन से जो तैयार है वो है हमारा भेड़, शिप। तो क्लोन से तैयार पहली स्तनपायी जानवर भेड़ है। भेड़ डॉली का जन्म 1996 में 5 जुलाई को हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया बर्ग के रोजलिन इंस्टीट्यूट के इयान विलमोट और कीथ कैंपबेल द्वारा यह विकसित की गई थी। डॉली द्वारा 6 बच्चों को जन्म दिया गया तथा 7 वर्ष पूरे होने से पहले ही फेफड़े की बीमारी से इसकी हो गई मृत्यु। ठीक है, तो कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? तो हमारा शीप है, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का, कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके आगे, 80,000, 90,000 या 1 लाख। तो इसमें क्या है, 2.10 लाख करोड़ रुपए इसमें रखे गए थे, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाएं हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य 2.10 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने क्या किया, 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान सीमैप लखनऊ में स्थित है। यह औषधि एवं सुगंधित पौधे के क्षेत्र में शोध विकास एवं प्रचार प्रसार का कार्य करता है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक अग्रणीय पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसके 4 अन्य शोध केंद्र बेंगलोर, हैदराबाद, पंतनगर एवं पुरारा बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, ये समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडोनेशिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो इंडोनेशिया के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं या इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो इसका आंसर है ओनली फर्स्ट।
इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप तथा अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 100 हैं। जावा द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कैलूट और माउंट मैरापी हैं, अतः दोनों कथन सत्य है। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित एक विशाल देश है, जिसकी राजधानी जकार्ता से नूसंतारा स्थानांतरित की जा रही है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आपको मैं इसके आगे कल कंटिन्यू करवाऊंगी, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। ARO RO की तैयारी ऐसे ही जारी रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग।